सपा बसपा त्रिशूल लेकर के घूम रही है। परशुराम जयंती के दिन बिहार में माफ़ी मांगी जा रही है और कहा जा रहा है कि हमने गलती की है, हमें अब सुधारने की ज़रूरत। मीन्स उन्होंने आइडियोलॉजी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया, और जब आप आइडियोलॉजी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो आप अपने असल सवालों से दूर हो जाएंगे, उनके पिच पर जाकर के खेलना शुरू करेंगे। और जब जैसे ही आप उसके ग्राउंड में जाकर के खेलना शुरू करेंगे, ये समझिए कि आप जो है अपने लोगों से कट करके दूर हो गए हैं, अपने सवालों से दूर हो गए हैं। आप उसी ट्रैप में फंसते जा रहे हैं जिसमें वो आपको फंसाना चाहते हैं। और ऐसी सिचुएशन में वो उस खेल के मास्टर लोग हैं, वो उसमें जीतेंगे, आपको जीत हासिल नहीं होगी। आप राम के खिलाफ कृष्ण को खड़ा करके लड़ाई नहीं जीत सकते हैं। आप राम के खिलाफ परशुराम को खड़ा करके लड़ाई नहीं जीत सकते हैं। आप त्रिशूल के जरिए जो है, परसे के जरिए लड़ाई नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि वो उसका कोर एरिया है, वो उसका स्पेशलाइज्ड एरिया है, वहाँ उसका ग्राउंड है, उसके नियम तय हैं। आप उस ग्राउंड में नहीं जीत पाएंगे। आपको जीतना होगा तो आपके अपने जो सोशल जस्टिस के इश्यूज़ हैं, उन इश्यूज़ पर आपको आना होगा, जहां आपकी 85% आबादी है। इस देश में एक चीज़ समझ लीजिए, जब आइडियोलॉजी की आप राजनीति करते हैं, विचार की राजनीति जब करना शुरू करते हैं, तो ये तय मानिए कि एक तबका हमेशा आपके विचार के खिलाफ में होगा, हमेशा होगा। अगर आइडियोलॉजी की लड़ाई आप लड़ रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आपके खिलाफ है। आप क्यों जो है बहुजन से सर्वजन में जाना चाहते हैं? अरे बहुजन आपके लिए है, आइडियोलॉजी की लड़ाई आपकी बहुजन की है, तो बहुजन के एजेंडे पर रहिए। सर्वजन जब बनाने आप जाएंगे, उसी दिन आप मात खाएंगे, आप अपने लोगों के साथ धोखा करेंगे। क्या आप इस बात से सहमति रखते हैं कि मुस्लिम, आदिवासी या जो पिछड़े लोग हैं, उनको राजनीतिक अछूत बनाने में इन सेकुलर पार्टीज़ का भी हाथ है, क्योंकि ये नाम लेना नहीं चाहते? पिछले जो अभी इलेक्शन हुए हैं उसमें मुस्लिम का नाम लेने से भी जो नेता हैं वो मंचों से कतराते थे, मुस्लिम जो लीडर हैं उनको पीछे धकेलते थे। जी बिल्कुल, इनका रोल है। इन्होंने दरअसल हमारे सवालों को पीछे धकेला। आप एक चीज़ सोचिए, इसी देश में तमिलनाडु में एक मॉडल दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि पुजारी जो है, मंदिर का पुजारी किसी जाति विशेष का नहीं होगा, उसके लिए एग्ज़ाम होंगे, आप क्वालिफाई करेंगे, किसी भी जाति को आपको पुजारी नियुक्त किया जाएगा। नीट में जब ओबीसी रिजर्वेशन की बात आई तो सबसे पहले तमिलनाडु से बात उठी कि हम ओबीसी का जो हक है वो नहीं खाने देंगे किसी को भी। जब ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन की बात आई तो तमिलनाडु की सरकार ने कहा कि हमारे यहाँ पर 3% आबादी है, हम 10% रिजर्वेशन नहीं देंगे। ये इसी देश में हो रहा है, एक मॉडल है। उन्होंने कहा कि हाँ, हम पेरियार के वारिस हैं, हम पेरियार की लेगेसी को लेकर के चलते हैं। और पेरियार को मुझे नहीं लगता कि समझाने की ज़रूरत है किसी भी व्यक्ति को कि पेरियार क्या बात कर रहे थे, कौन सी लड़ाई लड़ रहे थे। ऐसे में वो लोगों ने अपनी ज़मीनें आज तक बचाई हुई है और वो लगातार बचा रहे हैं। वो लगातार अपने सिर्फ रीजनल मसले में नहीं, वो इस देश की जो गवर्नमेंट है, जो यूनियन गवर्नमेंट है, उससे भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लगातार लड़ रहे हैं। और वो अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उन्होंने अपनी पिच बनाई हुई है, लिहाजा वहाँ पर कभी भी कम्युनल एजेंडा जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। और यही खूबसूरती है। इसीलिए ज़रूरी है कि हमारे लोग जो नॉर्थ इंडिया में राजनीति कर रहे हैं, जो सामाजिक न्याय की राजनीति कर रहे हैं, उन्हें जो है स्टालिन से सीखने की ज़रूरत है, उनकी पॉलिसीज से सीखने की ज़रूरत है। और तभी जा कर के हम लोग जो हैं अपने लोगों का हक और हुकूक जो है सुनिश्चित कर सकते हैं। मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ, जो अभी चीज़ें चल रही हैं और जिन पर कोर्ट में सुनवाई भी चलती है। जब ये पिछले दशक की हम बात करें, जब ये बातें होती थी तो सब हंसी का पात्र इसको मानते थे, ताजमहल को मंदिर बता देना, और आज उन चीज़ों पर चल रही है। वही सवाल इनका है। नहीं, देखिए ये सब चीज़ें हैं, आज की तारीख में वो डिस्कोर्स तैयार कर सकते हैं, कर रहे हैं लगातार, क्योंकि पूरा मैकेनिज्म उनके पास है, तो वो डिस्कोर्स तैयार करेंगे। हमारे लिए क्या ज़रूरी है? हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इस देश के संविधान पर टिके रहें, संविधान के बताए रास्ते पर टिके रहें। और तभी जा कर के अगर हम लोग संविधान के रास्ते से भटकेंगे तो उनका जो मंसूबा है वो मंसूबा साकार हो जाए। इसीलिए मुझे यही कहना है कि अगर हम संविधान और हमारे जो पुरखों का जो सपना था, जो संविधान की स्पिरिट है, उस स्पिरिट पर, उस सपने पर टिके रहे तो ये लोग कभी जो है सफल नहीं होंगे। जी, एक सवाल और मेरा, क्योंकि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से आते हैं, प्रोफेसर रतन लाल जी के ऊपर जो है कार्रवाई हुई, क्योंकि उन्होंने एक ट्वीट किया था जो कि मस्जिद का मामला था। आप इस तरह कार्रवाई को लेकर कैसे देखते हैं ऐसे में, जबकि वो जांच का विषय है और उस पर जो है जांच चल रही है कोर्ट के, अभी कोई ऐसा आदेश भी आया नहीं। देखिए आज की तारीख में जो बहुजन इंटेलेक्चुअल्स हैं
जो लोग सामाजिक न्याय की राजनीति करते हैं, बहुजन बेचारगी की बात कर रहे हैं, उनको क्रश करने की लगातार कोशिश कर रही है। वो लगातार उनको जो है चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि डिसेंट की जो वॉइसेस हैं, जो काउंटर नरेशन है, वो तैयार ना हो सके। और उसी में जो है ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट था, जिसे ये समझिए कि जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। हम इसकी निंदा करते हैं और समझिए कि कानून ने अपना काम किया और उन्हें बताया कि देखिए ऐसा है, 130 करोड़ लोगों की 130 करोड़ भावनाएं हैं। आप किसी इंडिविजुअल की भावना को इस तरीके से कम्युनिटी की भावना आपके ऊपर जो है वो नहीं साबित कर सकते कि वो उसके ऊपर थोप नहीं सकते। तो इसलिए हमें कानून में पूरा भरोसा रखते हुए यही है कि कानून ने अपना काम किया और ये हम सब की जीत है और उसी तरीके से इसको देखा जाना चाहिए। जैसे जैसे इस देश की सरकारें इस तरीके से डिसेंट की वॉइसेस को क्रश करने की कोशिश करेगी, लोग इसी तरीके से सड़कों पर आएंगे, संविधान के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे और अपने लिए न्याय लेकर जी। लोग सड़कों पर आए हैं, लोग सड़कों पर आए हैं, किसान आंदोलन में भी आए थे, सिलगेर में भी आए थे, रतनलाल जी के मसले पर भी आए थे, हमेशा आते हैं। आप आइए, लेकर के आइए, आप आगे बढ़ेंगे तो लोग आएंगे आपके साथ, ऐसा नहीं है। वो श्रीलंका की स्थिति वही बता पाएंगे श्रीलंका वाले, लेकिन एक चीज़ ये समझिए, पॉलिटिकल नहीं, देखिए आप ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस को जो है ना बहुत मुश्किल होता है इस तरीके से एड्रेस करना, लेकिन एक चीज़ ये समझिए कि इस देश में जिस तरीके की सिचुएशन है वो सही मायनों में यह है कि बहुत अच्छी नहीं है, वो अच्छी नहीं है। चाहे वो इकोनॉमी के मसले पर हो, चाहे डेमोक्रेसी के मसले पर हो, चाहे इस देश में इस लोगों के हक और हुकूक के मसले पर, वो स्थिति अच्छी नहीं है। नाम क्यों रख दिया, उससे लोग परेशान। हाँ, वही हम कह रहे हैं। तो इसको श्रीलंका से तुलना करने की ज़रूरत नहीं है। श्रीलंका एक डिफरेंट टाइप की है। आप श्रीलंका का अगर स्टडी करने जाएंगे तो श्रीलंका में 3 कम्युनिटी मैन हैं, बुद्धिस्ट अलग से हैं, तमिल अलग से हैं, सिंगली अलग से हैं। उनकी जो है आप सिंगलीज को अपीज करने के लिए पिछले 70 साल से कोशिश चल रही थी, बाकी सबको बाहर किया, तमिलन्स का लिट्टे बना। तो उससे कंपैरिजन मत कीजिए, यहाँ लिट्टे नहीं है। पर यहाँ पर उस तरीके से आप देखिए इकोनॉमी वहाँ क्रैश की, इकोनॉमी सबसे बड़ा इशू था, लेकिन सिर्फ इकोनॉमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर जहाँ विरोध प्रदर्शन हुआ वहीं आप देखेंगे अलग अलग हिस्सों में उसको सेलिब्रेट भी किया जाए। तो स्थिति वो नहीं है कि पूरे देश में डॉक्टर अम्बेडकर साहब के खिलाफ ही पूरा जो है लड़ाई शुरू हो गई, नहीं, लोग उनके समर्थन में भी हैं। तो उसको इस तरीके से पोलराइज करके नहीं देखा जाना चाहिए। मेरा ये माने हाँ, उन्होंने विरोध किया है, ये वही लोग होंगे जो डॉक्टर अम्बेडकर और उनकी बेचारगी से खौफ खाते हैं, जो उनके नाम से खौफ खाते हैं, जो उसकी तस्वीर और जो है उनकी मूर्तियों से खौफ खाते हैं। ये वही लोग हैं। उनको लगता है कि शायद नाम बदलने से जो है उनकी स्थिति जो है डॉक्टर अम्बेडकर को जो है वो कमज़ोर करने नहीं होगा, वो और निखर करके आगे आएंगे। और आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं और आगे चर्चा होगी उस पर, और निखर करके आएगा। और आने वाले दिनों में देखिएगा कि अम्बेडकर को मानने वालों की संख्या और बढ़ेगी। तो पूरे देश में पिछले 3-4 सालों में एक ये प्रोजेक्ट चलता आ रहा है। पहले हमने जो है मंदिर का प्रोजेक्ट देखा, मंदिर के बाद से हम लोग लगातार देख रहे थे कि बीच में पिछले दिनों अजान का मसला आया, फिर लाउड स्पीकर आया, फिर बुर्का आया, उसके बाद में जो है बुलडोजर आया। और ये सब जो पूरा का पूरा चल रहा है, हमने रामनवमी के दौरान जो है भड़काऊ नारे और मस्जिदों के ऊपर, दरगाहों के ऊपर जो है भगवा कलर के झंडे देखे। तो ये सारा का सारा जो मामला है, इस मामले को अगर हम लोग समझेंगे तो इस देश में वो लोग लगातार एक कोशिश कर रहे हैं कि पूरा का पूरा जो देश है वो इस बाइनरी में बांट दिया जाए कि हिंदू वर्सेस मुसलमान ही दिखे। जो एक्चुअल डिस्कोर्स है वो एक्चुअल डिस्कोर्स ये है कि जिस तरीके से दलितों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर और पिछड़ों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं और वहाँ से जो सवाल आ रहे हैं, चाहे वो महंगाई का हो, चाहे रोज़गार का हो। भाई आज की तारीख में रोज़गार की ज़रूरत किसको है? जो लोग सिस्टम में नहीं थे, तो कौन लोग नहीं थे? जो दलित, पिछड़े, आदिवासी सिस्टम में नहीं थे, तो उन्हीं का हकमारी हो रही है। तो उन्हीं सवालों को दरकिरार करने के लिए हो रहा है। ऐसे में हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन सवालों से हटकर, चाहे प्रवीण तोगड़िया हो, चाहे कोई और हो, जितने भी हिंदूवादी संगठन काम कर रहे हैं, लिंचिंग से लेकर तमाम तरीके के काम उन्होंने किए, हम उन सब के बावजूद हमें वापस अपने प्लेटफॉर्म पर लौटना होगा, अपनी लाइन पर लौटना होगा, जहां हम अपने सवालों को लेकर के आएँ और वहां ये कहें कि रोज़गार हमारा मसला है, पढ़ाई हमारा मसला है, दवाई हमारा मसला है।
क्योंकि आज की तारीख में हमने देखा कि इस देश में जिस तरीके से शिक्षा को बेचा जा रहा है, शिक्षा के ज़रिए ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी थी कि राष्ट्र के निर्माण में इसका महत्वपूर्ण योगदान होगा। इस देश में 85% आबादी बहुजन समाज से आती है, आदिवासी समाज से आती है। अगर शिक्षा को प्राइवेटाइज किया जाएगा तो जाहिर सी बात है यही वो लोग हैं जो सबसे पहले शिक्षा से बाहर होंगे। इस देश का 45% दलित, 37% आदिवासी बिलो पॉवर्टी लाइन है। वो जो है आप लोन लेकर के एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकता है, वो कर्ज लेकर के स्कूल और कर्ज लेकर के कॉलेज नहीं जा सकता है। तो ये जो पूरे की पूरी बात है, इसको समझने की ज़रूरत है कि हमारी शिक्षा हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्राइमरी है। आज के दौर में जिस तरीके से आपके हाथ से कलम और किताब को लेकर के वो तलवार पकड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें वापस वहीं जाना है जहाँ से हमारी लड़ाई शुरू हुई थी। हमारे पुरखों में आप याद कीजिए महात्मा फुले को, क्या किसी मंदिर की लड़ाई लड़े थे? नहीं लड़े, वो स्कूल की लड़ाई लड़े। आप कह रहे हो कि गुलाम बनाने की एक सिस्टम तैयार किया गया? जी बिल्कुल, ये वही सिस्टम है। इसमें होगा ये कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे, हिंदू मुसलमान होगा तो आप अपने सवालों से दूर हटते चले जाएंगे, और जैसे जैसे आप दूर होंगे होगा ये कि उनका काम आसान हो जाएगा और उनके लिए आसान हो जाएगा संविधान को उल्लंघन करना और अपने एजेंडे को लागू। जी, पर आपका जैसे मानना है कि हिंदू मुस्लिम का राग अलापने के लिए, क्योंकि उन्हें राजनीतिक फ़ायदा है, चलिए मान लेते हैं अगर उनका एजेंडा ये है, तो जो बाकी सेकुलर पार्टीज़ हैं वो क्या कर रही हैं? बाकी जो आप 85% आबादी की बात कर रहे हैं, वो आबादी क्यों उसमें मोह होती चली जा रही है? क्या कमी है? क्यों मुद्दा जो है वो राइट विंग वाले ही सेलेक्ट क्यों करें? बाकी लोग सेलेक्ट क्यों नहीं करें कि हमें मंदिर या मस्जिद से नहीं चाहिए कुछ भी, हमें जो है स्कूल और अस्पताल चाहिए? देखिए, ये सबसे ज़्यादा दुखद सिचुएशन है जिन पार्टियों के बारे में हम लोग बात करते हैं, जो सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स करती है, जो अपने आप को सेकुलर कहती है। दरअसल हो ये रहा है कि उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज़ किया। सबसे पहले हमने देखा कि